नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज मैं आपके लिए लाया हूं मॉडल पेपर संख्या 2। इससे पहले दोस्तों हमने एक मॉडल पेपर कर लिया था, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में बेल आइकन का जो चिन्ह है दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के जो दोस्तों वीडियो बनाए जाते हैं, इसी तरह के यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दोस्तों दो कथन दिए हुए हैं। वैकल्पिक परिकल्पना शून्य परिकल्पना के विपरीत है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जो वैकल्पिक परिकल्पना होती है शून्य परिकल्पना के हमेशा विपरीत होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैकल्पिक परिकल्पना को असत्य माना जाता है यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। गलत है दोस्तों, यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेंगे तो वैकल्पिक परिकल्पना को सत्य मानेंगे। तो ये दूसरा गलत हो गया। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो सही क्या होगा उसका उत्तर? पहला सही है। शून्य परिकल्पना अध्ययन का आधार है और ये दर्शाता है कि दो परिघटनाओं या स्थितियों के बीच कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, शून्य परिकल्पना में क्या होता है कि शून्य परिकल्पना अध्ययन का आधार होता है और शून्य परिकल्पना यह दर्शाता है कि दो परिघटनाओं या दो स्थितियों के बीच कोई अंतर नहीं है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और वैकल्पिक परिकल्पना, यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है तो इसे सत्य माना जाता है और ये शून्य परिकल्पना के विपरीत है। ये दोनों आपस में विपरीत है दोस्तों। यदि अस्वीकार कर दें शून्य परिकल्पना को तो इसको सत्य मानेंगे और अध्ययन का आधार है शून्य परिकल्पना और दर्शाता है कि दो परिघटना और स्थितियों के बीच कोई अंतर नहीं है। अगला है दोस्तों, इसमें भी एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। अभिकथन है, सूचित सहमति एक प्रक्रिया है और जिसके माध्यम से एक सक्षम नागरिक शोध से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने और समझने के बाद स्वेच्छा से नैदानिक परीक्षण में भाग लेने की अपनी इच्छा प्रदान करता है। सूचित सहमति में क्या होता है दोस्तों? सूचित सहमति एक प्रक्रिया है और सूचित सहमति के माध्यम से एक सक्षम नागरिक शोध से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करने और समझने के बाद स्वेच्छा से नैदानिक परीक्षण में भाग लेने की अपनी इच्छा प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही है। और सूचित सहमति मानव प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए शोध की एक नैतिक और कानूनी आवश्यकता है। दोस्तों, सूचित सहमति में क्या होता है? मानव प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए शोध की एक नैतिक और कानूनी आवश्यकता भी है। इसका दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। अगला दोस्तों, फेनोमेनोलॉजी क्या है ये देखते हैं दोस्तों। फेनोमेनोलॉजी क्या है? फेनोमेनोलॉजी दोस्तों गुणात्मक शोध का सूत्र है। बिल्कुल सही है, फेनोमेनोलॉजी गुणात्मक शोध का सूत्र है और फेनोमेनोलॉजी व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित भी होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि फेनोमेनोलॉजी व्यक्तिगत अनुभवों पर भी आधारित होता है और गुणात्मक शोध का सूत्र भी होता है। सिमुलेशन शामिल है फेनोमेनोलॉजी में, गलत है। और साहित्य की समीक्षा के लिए दृष्टिकोण है, यह भी गलत है। ए और बी सही है दोस्तों। फेनोमेनोलॉजी गुणात्मक शोध का एक दृष्टिकोण है जो किसी विशेष समूह या व्यक्तिगत अनुभवों के भीतर एक जीवित अनुभव की समानता पर केंद्रित है और दृष्टिकोण का मूल लक्ष्य विशेष घटना की प्रकृति के विवरण तक पहुंचना है। सिमुलेशन मूल रूप से प्रतिरूपण है जो जटिल और सरल दोनों प्रयोगों में सहायता करते हैं और इनका उपयोग है दोस्तों लगभग किसी भी सामाजिक प्रक्रिया के साथ किया जा सकता है। तो सही क्या होगा? ए और बी, गुणात्मक शोध और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है फेनोमेनोलॉजी। अब दोस्तों है वैचारिक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? वैचारिक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? ये अवलोकन और बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो दोस्तों वैचारिक अनुसंधान अवलोकन और बुद्धिमत्ता पर आधारित है, तो ये सही है दोस्तों। वैचारिक अनुसंधान सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, ये भी सही है। गलत क्या है दोस्तों वैचारिक अनुसंधान में? वैचारिक अनुसंधान व्यवहारिक और प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो दोस्तों वैचारिक दृष्टिकोण होता है
तो व्यवहारिक भी नहीं होता है, प्रायोगिक भी नहीं होता है, तो सी गलत हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं वैचारिक दृष्टिकोण के बारे में, डिटेल से देखते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण अवलोकन और बुद्धिमत्ता पर आधारित एक अवधारणा या एक सिद्धांत की स्थापना पर आधारित है। वैचारिक अनुसंधान किसे कहते हैं? वैचारिक अनुसंधान अवलोकन और बुद्धिमत्ता पर आधारित एक अवधारणा है या एक सिद्धांत की स्थापना पर आधारित है। और वैचारिक अनुसंधान सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है। और उसके बाद दोस्तों जो वैचारिक दृष्टिकोण है, इसका उपयोग सामान्य रूप से नए सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और इसका प्रयोग प्रायोगिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर है, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। उद्धरण और संदर्भ एक है और समान है और पाठकों को यह बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि जानकारी कहाँ से आई और पाठक स्रोत कहाँ से देख सकते हैं। अभिकथन ए क्या है? अभिकथन ए है कि उद्धरण और संदर्भ एक हैं और समान है और पाठकों को यह बताने के लिए उपयोग के लिए किए जाते हैं कि जानकारी कहाँ से आई है और पाठक स्रोत कहाँ से देख सकते हैं। गलत है दोस्तों। एक उद्धरण का अर्थ अंत में संपूर्ण ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी से है, जबकि एक संदर्भ आमतौर पर आपके शोध प्रबंध के भीतर पाठ्य के उस हिस्से को संदर्भित करता है जहां आप स्रोत को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि उद्धरण का अर्थ है अंत में संपूर्ण ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी से है। तो दोनों गलत हो गए दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य हैं। कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से 5 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम में ब्लूम के शिक्षण और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के तहत संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र में दिखाया गया है? तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार देखते हैं इनका वर्गीकरण। पहले ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। सबसे पहले ज्ञान आएगा दोस्तों, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण। पहले विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो 6 दिए हुए हैं। ज्ञान मूल रूप से जानकारी या सामग्री का स्मरण करना है और अवबोध दोस्तों किसी सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है। ज्ञान से मतलब क्या दोस्तों यहाँ, क्योंकि ज्ञान मूल रूप से जानकारी या सामग्री का स्मरण करना है। ज्ञान क्या करते हैं दोस्तों? ज्ञान मूल रूप से जानकारी या सामग्री का स्मरण करते हैं। और अवबोध क्या करते हैं? अवबोध किसी सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है। अवबोध किसी सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है। और अनुप्रयोग अमूर्त ज्ञान को अभ्यास में परिवर्तित करता है। अनुप्रयोग क्या करेगा? अमूर्त ज्ञान को अभ्यास में परिवर्तित करेगा। और विश्लेषण के अंतर्गत संचार को अपने संगठक हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विचारों के संबंध में बेहतर ढंग से समझा जाए। उसके बाद है संश्लेषण, मूल रूप से घटक भागों को जोड़कर एक पूरा भाग बनाने से संबंधित है। और विश्लेषण संश्लेषण का विलय है। और मूल्यांकन विशेष उद्देश्य के लिए विधियों और सामग्रियों ने मूल्य के बारे में निर्णय लिया जाता है। दोस्तों ये है ब्लूम का वर्गीकरण है, जिसमें 6 कार्यात्मक स्तर हैं। पहले ज्ञान, फिर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब 7वां है दोस्तों प्रभावी शिक्षण शास्त्र के मानक क्या है दोस्तों? प्रभावी शिक्षण शास्त्र के मानक देखने क्या हैं? प्रभावी शिक्षण शास्त्र के मानक हैं संयुक्त उत्पादक गतिविधि है। प्रभावी शिक्षण शास्त्र के मानक क्या है? संयुक्त उत्पादक गतिविधि है पहला। दूसरा है भाषा विकास और प्रासंगिकता है। प्रभावी शिक्षण शास्त्र के मानक क्या है? संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा विकास और प्रासंगिकता, चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ और अनुदेशनात्मक वार्तालाप भी। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ और अनुदेशनात्मक वार्तालाप, ये तीनों है दोस्तों प्रभावी शिक्षण शास्त्र के मानक। संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा विकास और प्रासंगिकता, चुनौतीपूर्ण गतिविधि और अनुदेशनात्मक वार्तालाप।
1, 2 और 3 तीनों सही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 2 समूह दिए गए हैं, इनको आपस में मिलान करना है। निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लाइसेंस फायर दृष्टिकोण और क्रियाशील दृष्टिकोण। ये दोस्तों चारों हम देखते हैं दृष्टिकोण। निरंकुश शिक्षण क्या है? शिक्षक सभी डिसीजन लेता है दोस्तों इसके अंदर। निरंकुश शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक सभी निर्णय लेता है। और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में क्या होता है? शिक्षक निर्णय लेने में छात्रों की मदद लेता है। डेमोक्रेटिक हो गया, सारे मिलकर निर्णय लेते हैं। और लाइसेंस फायर दृष्टिकोण में क्या होता है दोस्तों? लाइसेंस फायर दृष्टिकोण में क्या होता है कि निर्णय लेने में छात्रों को पूरी छूट देना। लाइसेंस फायर में क्या होगा? सारा निर्णय किस पर छोड़ दिया? छात्रों पर। ये दोस्तों सभी निरंकुश से ठीक उल्टा। निरंकुश में निर्णय लेगा टीचर और लाइसेंस फायर में निर्णय कौन लेगा? छात्र लेंगे। क्रियाशील दृष्टिकोण में क्या होगा? क्रियाशील में सीखने के लिए सक्रिय रूप से गतिविधियों में शामिल होते हैं। क्रियाशील से पता चल रहा है सक्रिय है। अब इसको देख लेते दोस्तों एक बार इसका डिटेल से। निरंकुश शिक्षण, शिक्षण की निरंकुश शैली का अर्थ है कि शिक्षक समूह की व्यवस्था और गतिविधियों से जुड़े सभी निर्णय खुद लेता है। डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिक शिक्षण अकेले निर्णय नहीं लेता और शिक्षण निर्णय लेने के लिए छात्रों से सहायता मांगता है। लाइसेंस फायर दृष्टिकोण छात्रों को निर्णय लेने के लिए पूरी छूट देता है। और क्रियाशील दृष्टिकोण, क्रियाशील शिक्षण की अवधारणा एक मौलिक अवधारणा से प्रेरित है और सीखने का सबसे अच्छा तरीका सक्रिय रूप से गतिविधियों में शामिल होना है। क्रियाशील दृष्टिकोण में क्या होता है दोस्तों? क्रियाशील दृष्टिकोण में क्रियाशील शिक्षण की अवधारणा एक मौलिक अवलोकन से प्रेरित है और सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीखने का सबसे अच्छा तरीका सक्रिय रूप से गतिविधियों में शामिल होना है। ठीक है, 4 हो गए। निरंकुश शिक्षण, डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण, लाइसेंस और क्रियाशील। ठीक है, अगला है दोस्तों 9 नंबर का सवाल है हमारा, 9वें नंबर का। इसमें एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा तर्क दिया गया है। ठीक है, इसको करते हैं। शिक्षण की परंपरागत पद्धति में शिक्षक कक्षा में शिक्षण के लिए बहुत जिम्मेदारी उठाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो छात्रों को समझा जाए। तो दोस्तों ये सही है बिल्कुल, क्योंकि परंपरागत शिक्षण पद्धति में शिक्षक दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं समझाने पर, और उनको सारी जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है। स्टूडेंट को केवल और केवल पढ़ना होता है। और शिक्षण की पारंपरिक पद्धति स्मरण और शेषवर पाठ के बारे में है। ये भी सही दोस्तों। पारंपरिक पद्धति में क्या होता था? याद करवाते थे टीचर, और शेषवर पाठ ऐसे खड़े करके बुलवाते थे। तो दोनों सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। सही स्पष्टीकरण भी है। पारंपरिक शिक्षण पद्धति, जिसे परंपरागत विधि के रूप में भी जाना जाता है, इसका तात्पर्य है कि लंबे समय से स्थापित रीति रिवाजों से है जिन्हें समाज के पारंपरिक रूप से स्कूलों में इस्तेमाल करना है। और ये एक पुराने ज़माने की पद्धति है जो शेषवर पाठ और स्मरण तकनीक के बारे में है। ये सच है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो छात्रों द्वारा समझा जाता है, लेकिन दिया गया बिंदु कारण बिंदु को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों दोनों सही स्पष्टीकरण है, पर्याप्त है दोस्तों। 10 नंबर है, छात्र को कठोर सजा क्यों नहीं देनी चाहिए? दोस्तों छात्र को कठोर सजा क्यों नहीं देनी चाहिए वो देखते हैं। वे शिक्षक से झगड़ा कर सकता है? झगड़ा तो करेगा नहीं। स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लेगा? ऐसा भी गलत है। उनके माता पिता शिक्षक के साथ झगड़ा कर सकते हैं? ये भी गलत है। अगला है, छात्र में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और स्कूल के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो जाता है। यदि छात्र को कठोर दंड देंगे तो छात्र क्या करेगा? अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति और अपने स्कूल के प्रति उसकी नेगेटिव धारणा पनप जाएगी। ये कारण है दोस्तों। किसी छात्र को कठोर सजा देने के 4 परिणाम हो सकते हैं। वह शिक्षक के साथ झगड़ा कर सकता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक उसे संभाल सकता है। इसका नतीजा यह है, वह स्कूल छोड़ देगा, लेकिन स्कूल की प्राथमिक चिंता नहीं है। यदि उसके माता पिता झगड़ा करते हैं तो शिक्षक संभाल लेगा। ये तीनों परिणाम कुछ भी समय के लिए लागू होंगे दोस्तों। जबकि छात्र अपनी पढ़ाई, शिक्षक और स्कूल के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित कर लेगा। ये परिणाम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है।
अब दोस्तों एक आधार वाक्य दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। आधार वाक्य है कि सभी कुत्तों के पास लंबे कान होते हैं और हाउंड एक कुत्ता है। और निष्कर्ष है इसलिए हाउंड के लंबे कान होते हैं। सभी कुत्तों के कान कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। और हाउंड क्या है? एक कुत्ता है, इसलिए हाउंड के लंबे कान हैं। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहते हैं। यानी आपस में सारी चीज़ें मिलती हो। सभी कुत्तों के कान लंबे हैं और हाउंड एक कुत्ता है, इसलिए हाउंड के कान लंबे हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से क्या कहेंगे? निगमनात्मक तर्क कहेंगे। एक मिनट दोस्तों, इसके सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया आधार वाक्य है सभी कुत्तों के कान लंबे हैं, हाउंड एक कुत्ता है। यह मानना तर्क संगत है क्योंकि हाउंड के कान लंबे हैं, तो निगमनात्मक हो गया। अगला है दोस्तों अनुमान में निम्न में से क्या शामिल होता है? अनुमान में दोस्तों क्या शामिल होता है? अनुमान में शब्द नहीं आएगा, अर्थापत्ति नहीं आएगा, दोनों नहीं आता। अनुमान में साध्य आएगा, पक्ष और हेतु। अनुमान में दोस्तों साध्य आता है, पक्ष आता है, हेतु आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3, 4 और 5 सही है। अनुमान में साध्य, पक्ष, हेतु या लिंग शामिल होते हैं। एक लिंग भी दोस्तों ध्यान रखना। अनुमान में क्या आएगा? साध्य, पक्ष, हेतु और लिंग शामिल होते हैं, जो क्रम से वृद्ध, लघु और मध्य पदों के नाम हैं। और ये दोस्तों क्या है? अनुमान में वृद्ध, लघु और मध्यम पदों के नाम हैं। जब शब्द क्या है? शाब्दिक साक्ष्य है और अर्थापत्ति आपादन है। शब्द क्या है? शब्द एक शाब्दिक साक्ष्य है और अर्थापत्ति क्या है? आपादन है। और अनुपलब्धि क्या है? गैर अवबोध है। शब्द को क्या कहेंगे? शाब्दिक साध्य कहेंगे, अर्थापत्ति को आपादन कहेंगे, अनुपलब्धि को गैर अवबोध कहेंगे। ठीक है, साध्य, पक्ष और हेतु, ठीक, 3 हो गए। शब्द और अर्थ। शब्द क्या हो गया? शाब्दिक साक्ष्य, अर्थापत्ति, आपादन। ठीक है, अगला है दोस्त 13 नंबर है निम्नलिखित भ्रम में से कौन सा एक अप्रमाणिक मध्य है? तो दोस्तों कौन सा भ्रम है जो एक अप्रमाणित मध्य है? तो ये है दोस्तों असिद्ध। ये 4 भ्रम है, इस भ्रम में से जो अप्रमाणित मध्य कौन सा है? असिद्ध भ्रम। निम्नलिखित भ्रम में से कौन सा एक अप्रमाणित मध्य है? असिद्ध भ्रम है। ठीक है, असिद्ध क्या है? एक अप्रमाणित मध्य का भ्रम है। यहाँ हेतु सद्दा की तरह प्रमाणित करता है, या हेतु है सद्दा की तरह प्रमाणित करता है। इसका मतलब है कि असिद्ध एक अप्रमाणित धारणा है। उदाहरण के लिए आकाश कमल सुगंधित है। उदाहरण के लिए आकाश क्या है दोस्तों? कमल सुगंधित है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कमल की तरह कमल के गुण हैं। और यहाँ मध्य शब्द या हेतु को सिद्ध किया जाना बाकी है, क्योंकि हम अभी तक आकाश कमल के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि असिद्ध क्या है दोस्तों? असिद्ध एक अप्रमाणिक मध्य है। ठीक है, अब दोस्तों अगला है 14 नंबर है हमारा। ये कथन दिया गया है कि हम इस समय पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस वाला नहीं देख सकते हैं, और इसलिए रामू ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस वाला नहीं है। किस प्रमाण का उदाहरण है? इसे कहेंगे हम अनुपलब्धि प्रमाण, क्योंकि पुलिस वाला उपलब्ध नहीं है पुलिस स्टेशन में, और इसलिए रामू ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला नहीं है। उपरोक्त कथन क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण है, और ये गैर धारणा के आधार पर गैर मौजूद चीज़ की आशंका पर आधारित है, कि जिसका अर्थ है कि धारणा साथ ही गैर धारणा वैध ज्ञान का स्रोत हो सकता है, या सिर्फ इसलिए कि पुलिस उस समय मौजूद नहीं है, जिसमें रामू ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस स्टेशन में नहीं। इसे क्या कहेंगे? अनुपलब्धि धारणा कहते हैं। अब दोस्तों ये कथन और निष्कर्ष पढ़ते हम। ये मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही सामान्यतः ज्ञात विवरणों के साथ विचलन करती हो। ये निर्णय करे कि निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का सही अनुकरण करते हैं। कुछ चाबी ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं। कुछ चाबी क्या है दोस्तों?
ताले, कुछ चाबी ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे, ठीक है, कुछ ताले दरवाजे हैं। अब निष्कर्ष निकाले दोस्तों, कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ दरवाजे चाबी नहीं हैं, कुछ ताले चाबी हैं, तो निष्कर्ष या तो 3 या 1 होगा। ये देखिए, की फर्स्ट की सेकंड, इस तरह मैंने बनाया। ये कह रहे या तो 3 या निष्कर्ष 1 या 2, तीनों में से दोस्तों एक सही होगा, इसका ये मतलब है। तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते, या 3 निष्कर्ष 1 या 2। कुछ दरवाजे चाबी ये भी सही है, कोई दरवाजे चाबी नहीं ये भी सही है, और कुछ ताले चाबी है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। कुछ दरवाजे चाबी है, गलत, ये एक निश्चित मामला नहीं है। कुछ दरवाजे यानी डोर्स की है, निश्चित नहीं है। कोई दरवाजे चाबी नहीं है, गलत, ये कोई निश्चित मामला नहीं है। कुछ ताले चाबी है, सही, एक निश्चित मामला है। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दरवाजे चाबी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 पूर्व युग्म है, इसलिए या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, और इस पर निष्कर्ष 3 या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल है 16 नंबर का। 16 नंबर दोस्तों किस तरह है, इसमें ये तालिका दी हुई है 2014 से लेकर 2020 तक 3 अलग अलग MNC FG और M के सभी कर्मचारियों के कुल वार्षिक वेतन करोड़ों रुपए के, ठीक है। अब इसमें ये दोस्तों सवाल क्या दिया हुआ है कि 2018 और 2015 में तीनों MNC सभी कर्मचारियों के औसत वेतन के बीच का अंतर कितना था। 2018 देखना दोस्तों में, ये रहा 2018, और अगला है 2015, ये रहा 2015, ये रहा 2018। इसमें दोस्तों सभी कर्मचारियों के एवरेज वेतन के बीच अंतर कितना है। एवरेज वेज के वेतन का अंतर देखो दोस्तों, सारों को टोटल कर दो फिर जोड़ दो, इनमें अंतर रहेगा 200, 230 मतलब 430, 600, 200, 400, 600, 620 हो गया, ठीक है। सी का कितना हो गया, 2018 का 620 हो, इसका हो गया 180, 150, 170, 350 हो गया, 400, 500, 1.20 अंतर आना चाहिए दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा सही ढंग से। 2018 में तीनों MNC के सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है। सॉरी दोस्तों, मैंने तीनों का भाग नहीं दिया, 200 प्लस 190 प्लस 230, इसमें जो 3 का भाग नहीं दिया जगह 206.67 करोड़। और 2015 में सभी तीनों MNC का सभी कर्मचारियों का एवरेज वेतन कितना है, इसमें भी 3 का भाग दो, 166.67 करोड़, अंतर करेंगे 40 करोड़ है, ठीक है। चौथा सही है, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों दोस्तों काफ़ी टाइम से बोलते बोलते गला भी बैठ गया है। दिए गए वर्षों में से कितने में MNC G के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन, MNC G है, MNC G के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन दिए गए वर्षों में सभी कर्मचारियों के औसत वार्षिक वेतन से कितना अधिक था। ये MNC G के बारे में पूछा, दिए गए वर्षों में कितने में MNC G के सभी कर्मचारियों का टोटल वेतन है, दिए गए वर्षों में सभी कर्मचारियों के एवरेज वार्षिक वेतन से कितना अधिक था। तो 2 बता रहा है ये, 2 कैसे होगा दोस्तों, 200 दिया गया, इसमें एक तो हो गया 2014 का, अधिक हो गया, ठीक है। इसमें कम है दोस्तों, इसके अंदर भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है,
एक मिनट दोस्तों सॉल्व कर लेते इसको। दिए गए वर्षों में MNGE के सभी कर्मचारियों के एवरेज वार्षिक वेतन, पहले एवरेज निकालो सबका, 200, 150, 202.2 करोड़ हो गया। दोस्तों हमेशा एवरेज निकालना है आपको, बिना एवरेज से नहीं होगा, जैसे मैंने कोशिश करी बिना एवरेज के। अब 2019 और 2020 में दिए गए वर्षों में सभी कर्मचारियों के एवरेज वेतन से अधिक था, तो 19-20 है दोस्तों, ठीक है, 290, 260, केवल जी का ही पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। अगला है सभी कर्मचारियों का कुल वेतन करोड़ में, 2020 किस वर्ष में MNCF और MNCM के सभी कर्मचारियों के टोटल वेतन का अंतर अधिकतम था। MNCF और MNCM के सभी कर्मचारी कुल वेतन का अंतर अधिकतम था। अब कुल वेतन का अंतर है दोस्तों, अधिकतम किस में था वो देखते हैं। तो ये कह रहा 2020, तो 2020 में ज़्यादा दोस्तों सामने दिख रहा है, क्योंकि 160, 280 है, 120 करोड़ का अंतर है सीधा ही, बाकी में सबसे कम है दोस्तों, सभी में कम है, तो डी सही होगा, तो सीधा लिखा है दोस्तों, क्योंकि 2014 में 160 - 140 20, 160 - 140, फिर 180 - 170 10 करोड़, फिर 200 - 180 और इसी तरह 120 करोड़, तो क्या होगा, डी सही होगा, सीधा था बिल्कुल। अगला है दोस्तों ये निम्नलिखित में से किस वर्ष युग में सभी 3 MNC कंपनियों के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन समान है। अब दोस्तों तीनों के अंदर जो वेतन समान है ये आपको चीज़ देखनी है, तो सारों को टोटल कर लो और फिर बाद में 7 का भाग दे दो, इसको टोटल करके 7 का दो, इसमें 7 का भाग दो, फिर बराबर किस में दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 2014 में तीनों MNC के सभी कर्मचारी कुल वेतन, इन्होंने दोस्तों ऐसे सॉल्व किया है। हाँ सभी को टोटल, सभी को नहीं करना दोस्तों, 2014 का टोटल कर लिया 500 करोड़, 15 का 500 करोड़, तो 14 और 15 आ गया इसके अंदर, तीसरा सही है, 16, 17 बता रहा दोस्तों, 16 में कितना है, 560 करोड़, 17 में 560 है, 16, 17 भी है दोस्तों और 14, 15 भी, दोनों है दोस्तों इसके अंदर, तो 14, 15 ऑप्शन है नहीं, तो 16, 17 ही करेंगे हम, 14 रटा रहे हैं, तो सी सही हो गया। अब दोस्तों अगला है 20 नंबर का सवाल है, MNCF, ये MNCF है, में दी गई अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों का एवरेज वार्षिक वेतन है, अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों का जो एवरेज वार्षिक वेतन है MNCM है, में दी गई अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों के औसत वार्षिक वेतन का लगभग कितना % है, इनका सब दोस्तों एवरेज निकालना है, सारा टोटल करके 7 का भाग दो, इसको टोटल करके 7 का भाग दो, फिर % निकालो, ठीक है। इसको इसने ऐसे करा है, MNCF के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7 का भाग दिया 176.43 करोड़, MNCM में सभी कर्मचारियों का एवरेज कितना है, और इसका 230 करोड़ पड़ता है, ठीक है। फिर अभी % निकालो, इसका कितना % है, तो % निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ऐप को ऊपर किया 176.23, नीचे 230 × 100 यानी 76% है, ठीक है। ऐप ऊपर है तो दोस्तों यहाँ भी हमने क्या करा है, ऐप ऊपर रखा है, एम नीचे लिखा है। अब दोस्तों ये कक्षा शिक्षण का रचनात्मक मॉडल निम्न में से किस पर जोर देता है, कक्षा शिक्षण का रचनात्मक मॉडल किस पर जोर देगा वो हम चीज़ देखते हैं। तो कक्षा शिक्षण का रचनात्मक मॉडल है दोस्तों, वो एक छात्र स्वतंत्र रूप से ज्ञान का कितना निर्माण करता है, ये चीज़ रचनात्मक मॉडल पर जोर देगी, और इसे व्यक्तिगत रचनावाद के रूप में भी जाना जाता है। कक्षा शिक्षण के रचनात्मक मॉडल में इसे व्यक्तिगत रचनावाद के रूप में भी जाना जाता है, और
कक्षा शिक्षण के रचनात्मक मॉडल में छात्र स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। दोनों सही है, ए और बी सही है। इसका अधिकांश भाग शिक्षक और प्रशिक्षक के लिए लिया जाता है, गलत है। और ये कभी कभी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के मॉडल से जुड़ा है, ये भी गलत है। जो कक्षा शिक्षण का रचनात्मक मॉडल है, छात्र स्वतंत्र रूप से ज्ञान का कितना अर्जन करता है, कितना निर्माण करता है, और व्यक्तिगत रचनावाद के रूप में भी जाना जाता है, ए और बी सही है। जो सीखने का रचनात्मक मॉडल है, इस बात पर जोर देता है कि छात्र अपने शिक्षक या परिवेश से सीखने की तुलना में ज्ञान का स्वतंत्र रूप से कितना निर्माण करता है। व्यक्तिगत रचनावाद कभी कभी 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जाने माने शैक्षिक दार्शनिक जॉन डीवी से जुड़ा है। दोस्तों, ये किससे जुड़ा है? जॉन डीवी से जुड़ा है, और इसे व्यक्तिगत रचनावाद के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा है प्रतिपुष्टि या फीडबैक बताता है? तो दोस्तों, फीडबैक कौन सा बताता है? मौखिक और गैर मौखिक अभिग्राही प्रतिक्रिया है। मौखिक और गैर मौखिक अभिग्राही प्रतिक्रिया क्या बताती है? प्रतिपुष्टि या फीडबैक बताती है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक मौखिक के साथ साथ गैर मौखिक दोनों रूपों में प्राप्त होती है। और एकमात्र गैर प्रतिक्रिया का अर्थ है असहमति के रूप में प्रतिक्रिया। एकमात्र गैर प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों असहमति के रूप में प्रतिक्रिया। तो विकल्प सी सही है। अब दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संचार का एक सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है? तो गांव वालों के लिए कौन सा साक्षरता बढ़ाने के लिए कौन सा अच्छा तरीका नहीं है? प्रदर्शन करना सबसे बढ़िया गांव वालों के लिए। बड़ी समूह चर्चा, ये भी सही है। टीवी और फिल्म प्रोजेक्टर पर सामग्री दिखाना दी है। पढ़ना लिखना दोस्तों थोड़ा मुश्किल है, ग्रामीण बच्चे आराम से इनको याद नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बच्चों के लिए साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संचार का अच्छा साधन पढ़ना और लिखना नहीं है? बी सही है। अब दोस्तों, जो पढ़ने से निरक्षर ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पढ़ना और लिखना एक वांछनीय तरीका नहीं होगा। प्रदर्शन, टीवी और फिल्म प्रोजेक्टर पर सामग्री प्रदान करना या बड़ी समूह चर्चा संचार का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें उनके सिद्धांतों को समझना और उन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना आसान हो जाता है। अगला है दोस्तों 24 नंबर सवाल है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, क्षैतिज संचार का सामान्यतः कॉर्पोरेट प्रबंधन में अवलोकन किया जाता है। तो दोस्तों, जो क्षैतिज संचार है उसका सामान्य रूप से कॉर्पोरेट प्रबंधन में अवलोकन किया जाता है, सही बात है। क्षैतिज संचार है संगठन के एक ही स्तर के भीतर लोगों, प्रभागों, विभागों या इकाइयों के बीच सूचना का संचरण है। क्षैतिज संचार में और क्षैतिज संचार और क्षैतिज संगठन के बीच क्या दोस्तों? एक ही स्तर के भीतर लोगों का, प्रभागों का, विभाग और इकाइयों के बीच सूचना का संचरण है। ये भी सही है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अब देखते हैं, क्षैतिज संचार है संगठन के एक ही स्तर के भीतर लोगों, प्रभागों, विभागों या इकाइयों के बीच सूचना का संचरण है, और ये कार्यात्मक क्षेत्रों में संदेशों का प्रवाह है। क्या है दोस्तों? ये कार्यात्मक क्षेत्रों में संदेशों का प्रवाह है, और इसका सामान्य रूप से कॉर्पोरेट प्रबंधन में अवलोकन किया जाता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब 25 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का सार है? तो डिकोडिंग है। डिकोडिंग हमेशा प्रभावी संचार का सार होता है। ठीक, प्रतिक्रिया गलत है, संदेश गलत है, एनकोडिंग गलत है। तो क्या होगा? डिकोडिंग। प्रभावी संचार के लिए प्राप्तकर्ता संचार प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और यदि प्राप्तकर्ता के पास सुनने, पढ़ने और सोचने की क्षमता नहीं है तो वे संदेश प्राप्त करने और डिकोड करने में सक्षम नहीं होगा, और जिस तरह से संप्रेषक उसे चाहता है। तो डिकोडिंग जरूरी है। यदि किसी ने संदेश भेजा और सामने वाले ने डिकोड नहीं किया है तो वो दोस्तों संदेश संचार सार्थक नहीं होगा। अगला है दोस्तों 26 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष में AICTE को वैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, ये AICTE है, इसका मतलब है अखिल भारतीय
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जो वैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1987 ईस्वी में दिया गया दोस्तों। 1987 में क्यों दिया गया, क्योंकि 1986 ईस्वी में क्या आई थी दोस्तों, शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी सरकार में। तो 1 साल तो शिक्षा नीति को लागू होने में प्रोसेस लग जाती है। तो राजीव गांधी की जो शिक्षा नीति थी उसको मद्देनज़र रखते हुए AICTE को वैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसको हम दोस्तों इसका डिटेल से देखते हैं। AICTE को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को 1945 ईस्वी में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। 1945 में क्या दोस्तों, एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, 87 में दर्जा मिल गया। और ये भारत में तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करता है और ये नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रमों के लिए और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में भिन्नता के लिए अनुमोदन भी करता है। उसके बाद दोस्तों अगला है अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सांख्यिकी व संकेतक 2019-20 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों अनुसंधान और विज्ञान R&D सांख्यिकी और संकेतक रिपोर्ट 2019-20 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये की गई दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा। सांख्यिकी साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा सांख्यिकी और संकेतक रिपोर्ट 2019-20 जारी की गई थी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सांख्यिकी और संकेतक 2019-20 राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना NST MIT विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय S&D द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय S&T सर्वेक्षण 2018 पर आधारित है। और इस रिपोर्ट में तालिका और ग्राफ के रूप में विभिन्न इनपुट आउटपुट एंड टी संकेतक के माध्यम से देश के R&T परिदृश्य शामिल होते हैं। और इस रिपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, ग्राफ के रूप में इनपुट और आउटपुट संकेतक के माध्यम से R&D परिदृश्य शामिल होते हैं। और ये राष्ट्रीय R&T में निवेश सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा R&T निवेश, अर्थव्यवस्था से R&T का संबंध, S&T कर्मियों का नामांकन, R&T में संलग्न जनशक्ति और S&T कर्मियों का विकास, शोध प्रकाशन, पेटेंट और उनके अंतर्राष्ट्रीय S&T तुलना से संबंधित है। अब दोस्तों अगला सवाल है 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। कैग को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उपराष्ट्रपति को दोस्तों भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। इसे कौन नियुक्त करेगा, इनके दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो भारत की संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, वो चुनते हैं। ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति करेगा वैसे, हालांकि होगा तो नहीं था ही। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अनुच्छेद 155 के तहत राज्य सरकार का प्रमुख होता है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य का प्रमुख है, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति द्वारा CAG नियंत्रक और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ, अनुच्छेद 75 के अंदर। 148 CAG, 155 राज्यपाल। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसकी जगह वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचक होता है जिसमें संसद के सदस्य होते हैं। मैंने आपको पूर्व बताया था। उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करेगा, उपराष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति को भी निर्वाचक मंडल नियुक्त करता है। ये बात ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, CAG 148, राज्यपाल 155।
संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और दोस्तों निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 कथन दिए कि दोस्तों इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, गलत है दोस्तों। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। मैत्रेयी, विशुंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा प्रमुख वैदिक विदुषियाँ थी, बिल्कुल सही है। दूसरा सही है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी और प्रमुख महिला वैदिक विदुषियों में हम मैत्रेयी, विशुंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा के संदर्भ पाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा पर बैन लगा दिया। और इससे पहले दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखना दोस्तों, 2 वैदिक काल है। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी और उत्तर वैदिक काल में शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन है परामर्श योजना के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों परामर्श योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखते हैं। परामर्श योजना उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए NAAC यानी नैक आकांक्षी संस्थाओं की निगरानी हेतु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है परामर्श योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित से कौन सा कथन है परामर्श योजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों परामर्श योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह योजना उच्च शिक्षा में गुणवत्ता इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए नेक आकांक्षी संस्थानों की निगरानी हेतु है, बिल्कुल सही है। और यह AICTE के अंतर्गत है। तो परामर्श योजना दोस्तों AICTE के अंतर्गत नहीं आती, ये गलत है। परामर्श योजना का संचालन हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, यह भी सही है। परामर्श योजना का जो हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसका परामर्श योजना का संचालन हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, ये भी सही है। और परामर्श योजना इस संस्था में उनके अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले संस्थान द्वारा उल्लेख किया जाएगा। और दोस्तों परामर्श योजना में क्या होता है, परामर्श योजना में इस संस्था में उनके अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले संस्थान द्वारा उल्लेख भी किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। MHRD ने परामर्श योजना शुरू की है और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की है। और ये योजना राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद जो NAAC है दोस्तों, नेशनल अक्रेडिटेशन एंड एवल्यूशन काउंसिल है, को परामर्श देने के लिए है। और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यायन आकांक्षी योजना है। और ये योजना उनके शैक्षिक प्रदर्शन को उन्नत करने और उन्हें पाठ्यक्रम के पहलुओं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन और अनुसंधान आदि के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करके मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक और अच्छी तरह से संस्थान द्वारा संस्था के मार्गदर्शन को अवधारणा में प्रतिमान दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये AICTE के अंतर्गत नहीं है, ये NAAC के अंतर्गत है परामर्श योजना, ठीक है। अब दोस्तों आपको सही कथन देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाइनरी में प्रदर्शित पूर्णांक के क्रम में ये जो 4 बार 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 P है। और अगले पूर्णांक को P को 0 0 1 1 0 0 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो सही है दोस्तों, 1 बाइट बाइनरी संख्या है जो ठीक 8 बिट से मिलती है। एक बाइट होती है, बाइट क्या है, एक बाइनरी संख्या और बाइट में 8 बिट से मिलाकर बढ़ती है, दोनों सही है, ठीक है। A और B दोनों सही है। अब ये क्या है कि 0 एक बाइनरी संख्या जो 3 के समतुल्य है, ठीक है। ये बाइनरी संख्या कितने के समतुल्य है दोस्तों, 0 0 0। ये संख्या किसके समतुल्य है, ये है दोस्तों 3 के समतुल्य है। तो 3 का कैसे समतुल्य होगा, 10 को 5 में। और ये बाइनरी संख्या 6 के समतुल्य है। 10 का 3 हो गया, 110 का 6 हो गया, और 1001 का 9 हो गया।
10 3 110 6 1 0 1 9। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार दी गई श्रृंखला में प्रत्येक आइटम के बीच में 3 का अंतर है। और इस पर अगला पूर्णांक 9 + 3 अर्थात अगला क्या आएगा 12 आएगा। और 12 के समतुल्य बाइनरी संख्या कितनी होगी 00 100। ये भी सत्य है कि बाइनरी संख्या को एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन 1 के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में अंतरित किया गया है। अभिकथन 1 क्या है, डेटा का अतुल्यकालिक संचरण है। डेटा के तुल्यकालिक संचरण से तेज होता है। तो दोस्तों डेटा का अतुल्यकालिक संचरण होता है, डेटा के तुल्यकालिक संचरण से तेज नहीं होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि तुल्यकालिक संचरण कौन सा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो तुल्यकालिक होता है, वो तेज होता है। अतुल्यकालिक मेल भेजना या किसी को मैसेज भेजना वो है। तो दोस्तों उल्टा लिखा है उन्होंने, गलत है ये। अतुल्यकालिक संचरण एक बार में 1 बाइट संचारित करता है, जबकि तुल्यकालिक संचरण एक बार में ब्लॉक डेटा को संचरण करता है। तो तुल्यकालिक संचरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, एक बार में ब्लॉक डेटा को संचारित करेगा। और अतुल्यकालिक संचरण एक बार में 1 ही बाइट संचारित करेगा। ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। डेटा का डी हो गया, ए असत्य और आर असत्य। डेटा का तुल्यकालिक संचरण ब्लॉक के रूप में भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार का संचरण है आमतौर पर पूर्ण द्वैध होता है। और इस प्रकार संचरण क्या होता है दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, पूर्ण द्वैध होता है, यानी फुल डुप्लेक्स होता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच तुल्यकारक होना चाहिए। प्रेषक के बीच और प्राप्तकर्ता के बीच क्या होना चाहिए, तुल्यकालन होना चाहिए। और अतुल्यकालिक संचरण का तुलना में तुल्यकालिक संचरण अधिक विश्वसनीय और अधिक कुशल है। अतुल्यकालिक संचरण है दोस्तों, अतुल्यकालिक संचरण की तुलना में तुल्यकालिक संचरण है अधिक विश्वसनीय और अधिक कुशल है। डेटा के अतुल्यकालिक संचरण को बाइट या शब्द के रूप में भेजा जाता है। और इस तरह का प्रसारण आमतौर पर आधा द्वैध होता है। और इस तरह का दोस्तों क्या होगा, आधा द्वैध होगा। और इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच तुल्यकारक की आवश्यकता नहीं होती है। और डेटा के बीच एक अंतर मौजूद होता है। और कैरेक्टर ट्रांसमिशन में गैप के दौरान संचरण लाइन रिक्त रहती है। वो कैरेक्टर ट्रांसमिशन में क्या होता है दोस्तों, गैप के दौरान संचरण लाइन रिक्त रहती है। ठीक है, तो डी सही है। उसके बाद अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फेसबुक द्वारा विकसित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों फेसबुक ने कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया है, स्काइप फेसबुक का है, वर्कप्लेस फेसबुक का नहीं है दोस्तों, जूम फेसबुक का है, और जोहो क्लिप जूम फेसबुक का है, जोहो क्लिप फेसबुक का है, स्काइप फेसबुक है, सारे फेसबुक हैं। वर्कप्लेस फेसबुक का नहीं है, ध्यान रखना है। फेसबुक की ओर से वर्कप्लेस एक संचार उपकरण है जो किसी कंपनी में सभी को जोड़ता है। वर्कप्लेस तो है तो फेसबुक का ही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है। वर्कप्लेस में क्या होता है, एक संचार उपकरण है, किसी कंपनी के सभी को जोड़ता है। वर्कप्लेस में सभी को जोड़ता है, भले ही वे दूरस्थ रूप से कार्य कर रहे हो। आप लोगों से बात करने, साथ कार्य करने के लिए समूह चैट, वीडियो कॉल और लाइव वीडियो प्रसारण जैसी परिचित सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। वर्कप्लेस में सभी कंपनी के कर्मचारियों को जोड़ेगा। और स्काइप, जूम और जो क्लिप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। ठीक है, सारी फेसबुक की है। अभी अभिकथन दिया गया है और ये कारण दिए गए हैं। अभिकथन है ब्लूटूथ वाईफाई की तुलना में बहुत अधिक धीमा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ब्लूटूथ वाईफाई से तो धीमा ही होगा। और ब्लूटूथ एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। बिल्कुल दोस्तों, ब्लूटूथ वायरलेस है, पर्सनल एरिया मतलब कम क्षेत्र का नेटवर्क है, जबकि वाईफाई है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। वाईफाई को क्या बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और ब्लूटूथ को वायरलेस पर्सनल एरिया। देखो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो पर्सनल हो गया, और लोकल मतलब वाईफाई कुछ क्षेत्र के लिए होता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। स्पष्टीकरण कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ब्लूटूथ वाईफाई की तुलना में बहुत धीमा होता है, और इसका दिया गया है एरिया नेटवर्क है, तो इससे स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ब्लूटूथ
और वाईफाई दोनों वायरलेस तकनीक हैं जिनका उपयोग उपकरणों के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ और वाईफाई अपने अनुप्रयोगों में कुछ हद तक पूरक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वाईफाई एक्सेस पॉइंट केंद्रित है। वाईफाई क्या है दोस्तों? एक्सेस पॉइंट केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि सभी डेटा ट्रांसफ़र अनुरोधों को एकल इकाई से किया जाना होगा। वाईफाई क्या होता है दोस्तों? वाईफाई होता है एक्सेस पॉइंट केंद्रित होता है, ध्यान रखना है, और जिसका मतलब होता है कि सभी डेटा ट्रांसफ़र अनुरोधों को एकल इकाई से गुजरना होगा। जबकि ब्लूटूथ होता है दो उपकरणों के बीच होता है। ब्लूटूथ दो उपकरणों के बीच होता है, वाईफाई एक से अधिक उपकरणों के बीच होता है। मतलब एक जगह से सभी को मिलेगा कनेक्शन। ब्लूटूथ की छोटी दूरी के पोर्टेबल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके कारण इसमें वाईफाई की तुलना में कम बैंड विड्थ होती है, जिसके कारण ये वाईफाई की तुलना में धीमा होता है। तो बी सही है दोस्तों, सही इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। फैक्स किसका है दोस्तों? फैक्स का लघु रूप है। जो हम फैक्स भेजते हैं उसका क्या कहते हैं? उसको फैक्सीमील कहते हैं, ठीक है। फैक्स का फैक्स है, फैक्सीमील का लघु रूप है फैक्सीमील। फैक्सीमील का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट में हम फैक्स कह दिया, बाकी इसका पूरा नाम है फैक्सीमील है, जिसका अर्थ है सटीक प्रतिलिपि या प्रतिकृति, यानी सीधा जैसा जैसा आपने भेजा यहाँ से सेम वैसा वैसा। फैक्स का मतलब है फैक्सीमील है, और जिसका अर्थ है सटीक प्रतिलिपि या प्रतिकृति। और ये एक दस्तावेज या तस्वीर की मुद्रित प्रति है जिसे फ़ोन लाइन पर भेजा जाता है। यह दस्तावेज या तस्वीर की एक सेम टू सेम फ़ोटो भेजी जाती है, जिसे हम किसी फ़ोन लाइन द्वारा, फैक्स को हमेशा दोस्तों फ़ोन से भेजते हैं। मेल तो अपने डायरेक्ट इससे चला गया, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 35 सवाल हो गए दोस्तों हमारे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश भर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 11 मई 1998 को भारत में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण श्रेणी में 3 परमाणु विस्फोट किए गए थे। कब हुआ था? 11 मई 1998, जो परमाणु परीक्षण किया था उसकी याद के अंदर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाते हैं, 11 मई 1998 की याद में। और पोखरण परीक्षण में कितने? 3 परमाणु बम के विस्फोट किए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रेणी में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण करने हेतु वैज्ञानिकों की भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। और जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, इन्होंने क्या किया दोस्तों? पोखरण परीक्षण श्रेणी में इनकी जो टीम थी दोस्तों, शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, और इस हेतु वैज्ञानिकों की भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया था। और यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं दोस्तों। मेन वजह यही है, इस वजह से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, 11 मई 1998 की याद के अंदर। नेक्स्ट है, प्रदूषण का एक स्रोत और एक प्राप्तकर्ता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये जो अभिकथन है सही है, क्योंकि प्रदूषण का एक स्रोत होता है और एक ही प्राप्तकर्ता होता है। स्रोत वह है जो प्रदूषण को पर्यावरण में छोड़ता है, और प्राप्तकर्ता यह बताता है कि पर्यावरण में प्रदूषण कैसे छोड़ा जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। स्रोत क्या होता है? जहाँ से प्रदूषण का उद्गम होता है, और प्राप्तकर्ता जहाँ जो प्रदूषण जो ले रहा है जहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ए सही है, आर गलत है, तो सी सही होगा दोस्तों इसका। प्रदूषण में हमेशा एक स्रोत और एक प्राप्तकर्ता होता है। स्रोत वह है जहाँ प्रदूषण आता है, अर्थात जहाँ से प्रदूषण पर्यावरण में छोड़ा जाता है, और प्राप्तकर्ता वह है जहाँ प्रदूषण समाप्त हो जाता है, जो पर्यावरण या लोगों या जानवरों का एक हिस्सा हो जाता है, जो दूषित या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और इसीलिए अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, ताजे पानी की प्रणालियों में अपशिष्ट की मांग करने वाली ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ताजे पानी की प्रणालियों में अपशिष्ट की मांग करने वाली ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? कृषि अपशिष्ट है, खाद्य प्रसंस्करण है, और मल का प्रवाह। ये तीनों है दोस्तों ताजे पानी की प्रणालियों में अपशिष्ट की मांग करने वाले। कृषि अपशिष्ट,
खाद्य प्रसंस्करण, मल का प्रवाह। इसका खनन नहीं है दोस्तों ताज़े पानी से, और लैंडफिल साइटें नहीं है। तो इसका सही उत्तर A, B और C होगा। डी उत्तर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। शुद्ध जल प्रणाली में अपशिष्ट की मांग करने वाले ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? कृषि अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण, मल का प्रवाह आदि है। और ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसमें एक निश्चित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, BOD कहा जाता है। तो दोस्तों जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, यानी BOD? ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसमें एक निश्चित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को घोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर का है, वह कौन सा भूकंप है जो तब आता है जब चट्टानों और आसपास की प्लेटों पर भूगर्भीय बलों के कारण पृथ्वी की पहाड़ी टूट जाती है, जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का कारण बनती है। तो दोस्तों कौन सा भूकंप है? वो तब आता है जब चट्टानों और आसपास की प्लेटों पर भूगर्भीय बलों के कारण पहाड़ी की पपड़ी टूट जाती है। तो दोस्तों वो विवर्तनिक भूकंप होता है या टेक्टोनिक भूकंप होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। विवर्तनिक भूकंप वह है जो तब होता है जब चट्टानों और आसपास की प्लेटों पर भूगर्भीय बलों के कारण पृथ्वी की पपड़ी टूट जाती है, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कारण बनती है। उसके बाद अगला है दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप है। तो ज्वालामुखी भूकंप वह भूकंप है जो ज्वालामुखी गतिविधि के साथ विवर्तनिक बलों से उत्पन्न होते हैं। तो ज्वालामुखी भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं दोस्तों? इसमें क्या ज्वालामुखी गतिविधि चाहिए और साथ में विवर्तनिक बल भी होते हैं। विध्वंस भूकंप भूमिगत गुफाओं और खानों में छोटे भूकंप हैं जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न होते हैं और भूकंपीय तरंगों के कारण होते हैं। अगला है दोस्तों विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप कैसे होता है? विस्फोट भूकंप एक ऐसा भूकंप है जो परमाणु और या रासायनिक उपकरण के विस्फोट का परिणाम है। ये सारे भूकंप के प्रकार हो गए दोस्तों, विवर्तनिक, ज्वालामुखी, विध्वंस, विस्फोट। अब है 40 नंबर का है दोस्तों, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से समर्पित है। दोस्तों भारत में जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है वो किसको समर्पित है? कानूनी रूप से वो है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को समर्पित है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा समर्थित है, और जिसमें EIA पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल है। प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु EIA एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंजूरी देने के लिए लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है, और ये मूल रूप से परियोजना की स्वीकृति या अस्वीकृत करने का साधन है। EIA अधिसूचना में 2006 के संशोधन के अनुसार दोस्तों 2006 में संशोधन हुआ था EIA के अंदर 20 साल बाद में, 86 के 20 साल बाद में। EIA आवर्तन में 4 चरण होते हैं दोस्तों। 4 चरण कौन से हैं? समीक्षा है यानी स्क्रीनिंग, परियोजन यानी स्कोपिंग, सार्वजनिक सुनवाई यानी पब्लिक हियरिंग, मूल्यांकन यानी अप्रेजल। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जिसमें अपने गद्यांश दिया हुआ है, और गद्यांश में से 5 सवाल आएंगे। तो गद्यांश पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा क्या है गद्यांश के अंदर। आधुनिक अमेरिका में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को खराब आहार से जोड़ा जा सकता है। जो लोग नियमित रूप से सोडियम, चीनी और संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं वे न केवल अपने मोटापे की संभावना को बढ़ाते हैं। दोस्तों मोटापा किस चीज़ से बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है सोडियम से, चीनी से और संतृप्त वसा वाले पदार्थों खाने से। ये बात हो रही है अमेरिका की। बल्कि हृदय रोग और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कौन सी हैं? हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, कई प्रकार के कैंसर विकसित होने के अपने बढ़ती जोखिमों को भी बढ़ाते हैं। वे व्यक्ति जो खाद्य रेगिस्तानों, दोस्तों कौन से खाद्य रेगिस्तान है?
कम आय वाले पड़ोस में ऐसे क्षेत्र जहाँ स्वस्थ और किफ़ायती भोजन की आसान पहुँच का अभाव है में रहते हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाता है। यद्यपि खाद्य रेगिस्तानों की संख्या को कम करने के लिए हाल ही में कुछ सरकारी प्रयास किए गए हैं और इस प्रकार के अधिक सामुदायिक आधारित प्रयासों को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए। और खाद्य रेगिस्तान उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। खाद्य रेगिस्तान कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? उच्च रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जैसे कि कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र या घनी आबादी वाले कम आय वाले शहरी केंद्र हैं। खाद्य रेगिस्तान प्रायः तब विकसित होते हैं जब प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखला या तो इन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती है या इन स्थानों पर स्टोर का निर्माण करने से बचती है। प्रमुख खाद्य खुदरा विक्रेता श्रृंखला अपने जो स्टार स्थानों को शहरी या उपनगरीय इलाकों में सीमित करती है और इसका मतलब ये है कि लोग उच्च गरीबी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, वे प्राय मीट, डेयरी उत्पादों और सुपर मार्केट में उपलब्ध उत्पादों से मीलों दूर रहते हैं और इसलिए वे स्थानीय सुविधा स्टोरों में उपलब्ध खाद्यों तक सीमित होते हैं जो न्यूनतम पोषण का प्रदान करते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों फास्ट फूड रेस्तरां कम आय वाले लोगों में विषमतापूर्वक ढंग से केंद्रित हैं। हाल ही में अनुमान बताते हैं कि शहर के सबसे गरीब क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के सबसे धनी निवासियों की तुलना में फास्ट फूड रेस्तरां का 2.5 गुना अधिक उपयोग करते हैं। तो दोस्तों गरीब लोग हैं ना, जो धनी लोगों से 2.5 गुना अधिक फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो लोग खाद्य रेगिस्तान में रहते हैं वे फास्ट फूड रेस्तरां या सुविधा स्टोर से अपने खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और वे प्राय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। और शोध में पाया गया है जो व्यक्ति कम आय वाले पड़ोस में रहते हैं उनमें से अधिक समृद्ध पड़ोस में रहने वाले लोगों की तुलना में मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की समस्या विकसित होने की संभावना अधिक होती है। तो खाद्य रेगिस्तान की समस्या का समाधान स्पष्ट प्रतीत होता है। वो यह है कि कम आय वाले क्षेत्रों में अधिक सुपरमार्केट का निर्माण किया जाना चाहिए। इस समस्या के साथ एक निश्चित समस्या यह है कि गरीब क्षेत्रों में सुपरमार्केट श्रृंखलाओं को आकर्षित करना मुश्किल है, क्योंकि गरीब लोगों के पास भोजन पर खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं और सुपरमार्केट श्रृंखलाएं उन्हें आकर्षित ग्राहक नहीं मानती हैं। और एक तरीका यह है कि सरकार इस मुद्दे को समायोजित करने में मदद कर सकती है और वह कम आय वाले क्षेत्रों में सुपरमार्केट के लिए करों को कम कर दे और अन्य प्रोत्साहन राशि की पेशकश करें। वर्ष 2010 में ओबामा प्रशासन ने स्वस्थ भोजन वित्त पोषण कार्यक्रम लागू किया था, जो कि वर्तमान में खाद्य रेगिस्तान के रूप में नामित क्षेत्रों में किराने की दुकानों को लाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई पहल का एक समृद्ध समूह है। अब दोस्तों ये हमारा गद्यांश पूरा होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। गद्यांश में दी गई जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि सुपरमार्केट कम आय वाले क्षेत्रों में स्टोर खोले तो इसमें दोस्तों अगला क्या है, कम आय वाले परिवारों के सदस्यों के वहां आने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वे अपने स्वस्थ खाद्य पदार्थ के प्रति चिंतित नहीं है। गलत है दोस्तों, सुपरमार्केट कम आय वाले क्षेत्रों में स्थित फास्ट फूड श्रृंखलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गए, यह भी गलत है। किराने की दुकानों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण क्षेत्र के सुविधा भंडार संबद्ध व्यवसाय खत्म हो जाएंगे, ये भी गलत है। सही क्या होगा दोस्तों, कम आय वाले निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार होगी, अधिक संभावना होगी, क्योंकि निवासियों को स्वस्थ भोजन आसानी से पहुंचेगा। ये सुपरमार्केट से होगा दोस्तों। ये देखो पैराग्राफ 2 में लिखते हैं कि कम आय वाले क्षेत्रों में खाद्य रेगिस्तान मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में सुपरमार्केट श्रृंखलाओं के स्थानांतरित होने का परिणाम है, क्योंकि सुपरमार्केट कम आय वाले पड़ोस से मीलों दूर स्थित है और निवासियों को स्वस्थ भोजन प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या फिर फास्ट फूड रेस्तरां और सुविधा स्टोर से भोजन लेकर गुजारा होता है। पैराग्राफ 3 में लेखक ने व्याख्या की है
कि जिन लोगों को सुपरमार्केट तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है वे आहार से संबंधित समस्याओं से पीड़ित होते हैं। लेखक ने कहा कि शोध में पाया गया है कि जो व्यक्ति कम आय वाले पड़ोस में रहते हैं उनमें अधिक समृद्ध पड़ोस में रहने वाले लोगों की तुलना में मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की समस्या विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। इस जानकारी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि सुपरमार्केट कम आय वाले क्षेत्रों में अधिक स्थानों पर खुलते हैं तो निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार होने की अधिक संभावना होगी, क्योंकि उनके पास स्वस्थ भोजन आसानी से पहुँच होगा। तो डी सही है दोस्तों। कितना लंबा हो गया दोस्तों, बहुत लंबा हो गया। अब दोस्तों गद्यांश के अनुसार खाद्य रेगिस्तान कब खुलते हैं? तो खाद्य रेगिस्तान कब खुलेंगे? कुछ क्षेत्रों में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाएं उपलब्ध नहीं होती है। खाद्य रेगिस्तान क्यों खुलते हैं, कब खुलते हैं? कि कुछ क्षेत्रों में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाएं उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, इसमें लिखा है जैसा कि गद्यांश में कहा गया है कि खाद्य रेगिस्तान सबसे अधिक तब विकसित होता है जब प्रमुख सुपरमार्केट की श्रृंखलाएं या तो इन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती है या इन स्थानों पर स्टोर का निर्माण करने से बचती है। अगला है दोस्तों, गद्यांश में दी गई जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लेखक प्रमुख सुपरमार्केट के संदर्भ में क्या मानते हैं? लेखक मानते हैं लोगों की मदद करने की तुलना में अपने मुनाफे को बढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं लोग, ऐसा मानता है लेखक। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि सुपरमार्केट श्रृंखलाएं कम आय वाले पड़ोस से अपने स्टोरों को स्थानांतरित करती हैं और पहले स्थान पर स्टोर का निर्माण नहीं करती हैं। पैराग्राफ 4 में लेखक कहते हैं कि गरीब क्षेत्रों में सुपरमार्केट श्रृंखलाओं को आकर्षित करना मुश्किल है, क्योंकि गरीब लोग भोजन पर उतना पैसा खर्च नहीं करते हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि लेखक मानता है कि प्रमुख सुपरमार्केट लोगों की मदद करने की तुलना में लाभ कमाने में अधिक रुचि रखता है। अगला दोस्तों, गद्यांश में प्रयुक्त है जो समृद्ध शब्द का पर्यायवाची क्या है? समृद्ध का धनवान है। समृद्ध का अर्थ विशेष रूप से एक समूह या क्षेत्र का है जिनके पास बहुत पैसा है और अमीर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गद्यांश के लिए सबसे अच्छा शीर्षक होगा? तो गद्यांश के लिए सबसे अच्छा शीर्षक है दोस्तों खाद्य रेगिस्तान, समस्या और समाधान। ये सबसे शीर्षक अच्छा है। अमेरिका में मोटापे के लिए सुपरमार्केट का योगदान गलत है। खाद्य रेगिस्तान अमेरिका गलत है। सबसे दोस्तों टॉप का गद्यांश ये होना चाहिए। एक अच्छा शीर्षक एक गद्यांश के मुख्य विचार को दर्शाता है कि पाठकों को ये जानने की अनुमति देता है कि उन्हें आगे किस उम्मीद से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में मोटापे के लिए सुपरमार्केट के योगदान का विषय गद्यांश के मुख्य विचार को दर्शाने के लिए बहुत संकीर्ण है और इसलिए विकल्प ये गलत है। और ये गद्यांश न केवल ग्रामीण अमेरिका में बल्कि कम आय वाले शहरी क्षेत्रों में भी खाद्य रेगिस्तान की चर्चा करता है, इसलिए विकल्प भी गलत है। और सुविधा भंडार और प्रसंस्करण भोजन का विषय गद्यांश के मुख्य विचार को दर्शाने के लिए बहुत संकीर्ण है, इसलिए डी गलत है, सी सही है। अब दोस्तों हम इसका करेंगे रीजनिंग के 5 सवाल करेंगे। ए और बी एक साथ काम करके 24 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। दोनों मिलकर एक काम करते हैं दोस्तों 24 दिनों में। यदि ये अकेले आधा काम करता है, ए अकेला आधा काम कर ले और उसके बाद बी क्या करता है, शेष काम को पूरा करता है, तो कार्य 64 दिनों में पूरा हो जाएगा। ए और बी द्वारा अकेले काम पूरा करने में समय में कितना अंतर है ये देखते दोस्तों। इसमें क्या है, ए की कार्य क्षमता क्या है, x है, और बी की कार्य क्षमता y ऐसे मानना है। तो कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों, दोनों की कार्य क्षमता के हिसाब से दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो 24 x + y ये दोनों की कार्य क्षमता हो गई। फिर इसने क्या किया है, ए क्या करता है दोस्तों, 12 दिन में आधा काम कर लेता है। ए के लिए कर दिया इन्होंने 12x + y बटे x और 12x + y बटे y। आधा काम बी करेगा तो सेम आएगा 12x + y, 12x + y 64 हो गया। फिर इसको एक किया है, x आ गया, xy + 1 16/3 आया है। फिर इसको सॉल्व किया दोस्तों 10/3 आया है। तो इस तरह दोस्तों आप सॉल्व कर लेना, इसको 64 दिन में हो जाएगा। यदि 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 6:7 था, और वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 58 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा,
दोस्तों 3 साल पहले इनकी आयु का अनुपात होता था 3:7। तो दोस्तों आप तीनों को जोड़ सकते हैं, 7 + 3 10। 3 साल वर्तमान में योग कितना है 58। तो 3 साल पहले कितनी आयु थी उनके दोनों की, तो 6 माइनस कर लो 58 में से, 52 था पहले उनकी दोनों की। और पहले अनुपात था 6:7। 52 में 6 और 7 कैसे करेंगे, 6 7 13, 13 चौक 52, मतलब दोनों की उम्र थी 52 साल। तो 4 से 24 थी एक की और एक की 27, ऐसे उम्र थी दोनों की दोस्तों। एक की 24 साल थी और एक की 27 साल थी। तब दोनों की मिलकर उम्र कितनी होती दोस्तों, 1 में 27 28 51। अब सॉल्व करके देखते हैं। 3 साल पहले ए की आयु 6x वर्ष, बी की आयु 7x वर्ष। फिर इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो इसका 13x बराबर 58 - 6 बराबर 4, x का 4 हुआ है और 6x। अब दोस्तों 27:31 इनकी अनुपात है। पांच लड़कों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, औसत लंबाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और समूह के सभी लड़कों की औसत लंबाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो छठे लड़के की लंबाई याद करें। 5 लड़कों की 175 है, तो एक एक बढ़ गई तो 6 हो गए। 175 + 6 81 हो गए दोस्तों, डी सही है। अगला है दोस्तों, ये जो रिलेशन वाला सवाल है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए ऋषभ ने कहा है कि वे मेरे साले या देवर ब्रदर इन लॉ की पत्नी है। वह क्या है, मेरे साले की पत्नी है और वह महिला ऋषभ से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों साले की पत्नी क्या लगेगी, साले की पत्नी या देवर की पत्नी तो ननद या देवरानी लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगती है। अंतिम सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखलाओं को पूरा करेगा। ये अक्षर श्रृंखलाएं दी गई दोस्तों, MPR, तो MR MP RMR ये होगा दोस्तों। इन्होंने ऐसे पूरा किया है। इसको दोस्तों कैसे कैसे बढ़ाया इन्होंने, MRPM MRRPP MRPM MRRP, 4 जोड़े बनाए दोस्तों। एक MRPM का है और MRPP का, इस तरह इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा मॉडल पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।